हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का अध्याय 2 पढ़ेंगे और जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। देखिए, संस्कृत में जो एग्जाम होता है कक्षा 10वीं का, प्रश्न वस्तुनिष्ठ मान ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों प्रश्न जो है ना हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा रहता है और उत्तर भी आपको हिंदी में लिखना है। इसलिए हम लोग इसको हिंदी में इस चैप्टर को ठीक से समझते हैं और जो है कि बहुत इसमें चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया हो और आपको ठीक से समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। देखिए, इस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पहला तो ये प्रश्न बनेगा कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र पुराना नाम था इसका, अभी इसका नाम पटना है। पहला प्रश्न बनेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो बिहार की राजधानी पटना में है। और पटना जो है, देखिए ये बिहार का मैप हो गया और ये उत्तर है और ये दक्षिण साइड और ये पश्चिम और ये पूरब। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये नदी है और इस नदी का नाम है गंगा नदी। और ये गंगा नदी इधर से बहती है, इधर से ये सोन नदी, इधर से पुनपुन नदी। तो इधर से गंगा, इधर से सोन, इधर से पुनपुन, इसी के बीच में पटना बसा हुआ है। पटना जो है ना एक सुरक्षित स्थल है। और ये पटना जो है, पटना जो है इसी गंगा, ये जो नदी गंगा नदी देख रहे हैं, इसी पर एक सेतु है, एक पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु। और यह गांधी सेतु देखिए, ये पटना हो गया और इस साइड में यहाँ पर पड़ता है वैशाली। तो पटना से वैशाली को जोड़ने के लिए गंगा पर ही उत्तर दक्षिण दिशा में ही जो है वो पुल बना हुआ है। और इस पुल की तकरीबन लंबाई 6 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो पुल है, ये आप देख रहे हैं पटना और इधर हो गया वैशाली। तो पटना को वैशाली से जोड़ने के लिए एक पुल है गंगा नदी पर बना हुआ, जो गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। और यह एशिया महादेश का है ना, एशिया महादेश का यह सबसे बड़ा सेतु माना जाता है। और जैसे जो पटना है, इसकी जनसंख्या तकरीबन 20 लाख है ना, 20 लाख लोग तकरीबन पटना के अंदर रहते हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है और महानगर भी है। और एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से आता है कि पटना की नगर पालिका देवी किसको माना जाता है। तो पटन देवी को नगर पालिका देवी माना जाता है। और उसके बाद ये जो पटना है, ये धार्मिक स्थल के लिए, राजनीतिक स्थल के लिए और औद्योगिक के लिए, बहुत सारे यहाँ फैक्ट्रीज भी है, तो इस सब के लिए प्रसिद्ध है। जैसे धार्मिक स्थल में सबसे प्रसिद्ध तो जो इस चैप्टर में जो बात किया है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना के अंदर है, तो वहाँ बहुत बड़ा भव्य गुरुद्वारा है। तो और जो है कि राजनीतिक स्थल में आप देखिए हाई कोर्ट पटना के अंदर है, उसके बाद जो है सचिवालय है, तो ये सब है और बहुत सारे फैक्ट्रीज भी है। तो इसके लिए पटना नगर जो है प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारे कारण है इसकी प्रसिद्धि का, जिसको हम लोग इस अध्याय के अंदर समझेंगे। और इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में ही समझेंगे। तो यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से यहाँ तक में कुछ ऑब्जेक्टिव बन रहा है। पहला कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना के अंदर है। और पटना जो है गंगा नदी से कौन से दिशा में है, पटना जो है पटना से गंगा उत्तर दिशा में, ये याद रखिएगा। और गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा सेतु है जिसका नाम है गांधी सेतु। और जनसंख्या तकरीबन 20 लाख है और ये महानगर है। और उसके बाद यहाँ की नगर पालिका देवी पटन देवी है। ये धार्मिक स्थल, राजनीतिक स्थल और औद्योगिक स्थान के लिए जो है प्रसिद्ध है। और अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं पहले कि पटना आने वाले विदेशी यात्री, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि पटना आने वाले किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। तो इसमें आप एक मेगास्थनीज है, इसका नाम लिख सकते हैं। देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ये जो मेगास्थनीज है, ये यूनान का राजदूत था, है ना, यूनान का रहने वाला था ये, है ना, ये यूनान का रहने वाला था। और सेल्यूकस निकेटर, आप लोग इतिहास पढ़े हुए तो जानते होंगे, उसी का ये राजदूत थे और यूनान के रहने वाले थे। तो ये यूनान से आए थे। तो एक पटना आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज हो गया। अब दूसरा हो गया हुएन सांग, ये चीन के रहने वाले थे, चीनी बौद्ध भिक्षु थे। और फहियान, ये भी चीन से आए थे। और इत्सिंग, ये भी चीन के थे। तो ये देखिए, इसमें मेगास्थनीज सिर्फ यूनान का है। हुएनसांग, फहियान और इत्सिंग, ये तीनों चीन के थे। तो अगर आपसे 4 विदेशी यात्री पूछेगा जो पटना आने वाला, तो आप इस 4 का नाम लिख सकते हैं। इसको याद करने के लिए ऐसे आप लिख सकते हैं कि मेहू फाई। तो मेहू तो हो गया मेगास्थनीज, हुएनसांग, फहियान और इत्सिंग। तो मेहू,
फाई। तो ये 4 थे विदेशी यात्री जो पटना आए थे। पटना आने के बाद इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, जो किताबों की रचना किया है, तो इस चारों विदेशी यात्री ने अपने अपने ग्रंथों में तो जो है पटना की प्रशंसा खूब किया है, भरपूर पटना की प्रशंसा किया है। तो ये क्लियर हो गया कि पटना आने वाले 4 विदेशी यात्री मेगास्थनीज, हुएनसांग, फहियान, इत्सिंग। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। और हुएनसांग, फहियान और इत्सिंग ये तीनों जो है चीनी बौद्ध भिक्षु है, तो चीन के रहने वाले थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने एक किताब का रचना किया है जिसका नाम है कूटनिम्ताख्य। ये इसका काव्य है, रचना है दामोदर गुप्त का। तो दामोदर गुप्त ने अपने रचना कूटनिम्ताख्य में पटना की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि पटना की जो धरती है वह पृथ्वी का तिलक स्वरूप है और यह सरस्वती का कुलगिरी है। ये देखिए, कुलगिरी मतलब ये सरस्वती का कुलगिरी, प्राचीन काल से ही जो है ना वहां पर सरस्वती की परंपरा रही है, पढ़ने पढ़ाने का वो जगह रहा है। तो पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? पहला तो ये पृथ्वी का तिलक स्वरूप है, दूसरा सरस्वती का कुलगिरी है, तीसरा इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला है। इस तीनों में देखिए, ये जो इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला, इसका मतलब हुआ स्वर्ग से भी सुंदर। तो दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कूटनिम्ताख्य में पटना के विषय में लिखा है कि पटना पृथ्वी का तिलक स्वरूप है और सरस्वती का कुलगिरी है और यह इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला स्थान अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। बताइए कितना है ना बड़ा इसने जो है यहाँ की बड़ाई किया है, प्रशंसा किया है पटना के बारे में। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि कूटनिम्ताख्य किसका रचना है? तो दामोदर गुप्त का। और उसके बाद ये आएगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजशेखर। राजशेखर का भी एक रचना है, उसका नाम है काव्य मीमांसा। तो अब देखिए यहाँ पर ये राजशेखर है, इन्होंने अपने रचना काव्य मीमांसा में क्या लिखा है? इसने भी पटना का प्रशंसा की है। इन्होंने पटना के प्रशंसा में क्या बोला? देखिए, ये जो पाणिनि, पिंगल, व्याडी, पतंजलि, ये बहुत बड़े विद्वान लोग हैं। आप आगे कक्षा में आइएगा तो पढ़ने मिलेगा। पाणिनि, पिंगल, व्याडी, पतंजलि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे ये लोग। इन लोगों ने पटना में ही ज्ञान प्राप्त करके अपना प्रसिद्धि पाया। तो ये जो है राजशेखर ने पटना के प्रशंसा में ये बातें बताया। इसके बाद आते हैं, आप समझते हैं पटना की स्थिति के संबंध में कि पटना की स्थिति कौन से काल में कैसा था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का काल की अगर बात करें तो उस समय पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो पटना कैसा था। तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसके समय जो पटना की रक्षा व्यवस्था था वह अत्यंत उत्कृष्ट था, मतलब बहुत बढ़िया था उस समय रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये बात कहां से पता चलता है? तो ये बात जो मेगास्थनीज है ना उसके रचना से पता चलता है। मेगास्थनीज का एक बहुत फेमस रचना है जिसका नाम है इंडिका, है ना। तो आप याद रखिएगा, इंडिका मेगास्थनीज का ही रचना है। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये पोता है जिसका नाम है अशोक। इसके समय में ये भी मौर्य वंश के ही राजा थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय में जो पटना है उसका वैभव और सौंदर्य जो है सबसे उत्तम था, मतलब बहुत अच्छा था। और तीसरा, मुगल के समय में नगर समृद्ध था, इसका मतलब है कि नगर का उद्धार हुआ। और उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में नगर का पाटलिपुत्र का विकास शीघ्र हुआ। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मेगास्थनीज के रचना से मिलता है। और वैभव और सौंदर्य सबसे उत्तम किसके समय में था? तो अशोक के समय में। मुगल वंश में नगर कैसा था? तो नगर समृद्ध था, नगर का उद्धार जो है मुगल काल में हुआ ज्यादा। और पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास किसके समय में हुआ? तो पाटलिपुत्र का जो तेजी से विकास हुआ है वो अंग्रेजी शासन काल में हुआ। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि पटना जो है 1000 वर्ष तक जर्जर स्थिति में रहा था।
और ये रहा था मध्यकाल में। तो अब देखिए यहाँ पर जो बोर्ड में लिखा गया है, जी मैं जो भी पढ़ाता हूँ, ये आपका अध्याय में जो चीजें लिखा हुआ है केवल वही से है सब कुछ, है ना। तो इसमें हर एक बातों पर ध्यान दीजिएगा, तब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आसानी से बनेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। पटना जो है वो 1000 वर्ष तक जर्जर स्थिति में रहा था मध्यकाल में। अब याद रखिएगा कि मध्यकाल में पटना जो है 1000 वर्ष तक जर्जर स्थिति में रहा, और इसका संकेत मिलता है एक रचना से, एक किताब से, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। और इसका नाम आप सुने होंगे, ये मुद्रा राक्षस का, इसका रचनाकार है विशाखा दत्त, उसी का ये रचना है मुद्रा राक्षस। तो इस मुद्रा राक्षस किताब के अंदर जो है इस बात का संकेत मिलता है कि पटना 1000 वर्ष तक जो है जर्जर स्थिति में था मध्यकाल में। और पटना का जो इतिहास है ये तकरीबन 2500 वर्ष पुराना है, ये ईसा पूर्व में ही इसकी स्थापना हुआ है। तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष जो है ना, इसका इतिहास ऐसा माना जाता है कि 2500 वर्ष जो है पुराना इसका इतिहास है। बुद्ध भगवान के बारे में आप सुने होंगे, तो बुद्ध भगवान जो है तपस्या के बाद, और उस समय में आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के ही गया में हुआ था। तो बुद्ध भगवान जो है कई बार पटना आए। तो जब बुद्ध भगवान पटना आए थे तो उस समय पटना शहर का रूप में नहीं था, उस समय पटना जो है एक ग्राम का रूप में था। उस समय पटना का नाम पाटली ग्राम था। तो जब बुद्ध भगवान पटना आए तो बुद्ध काल में, देखिए लिखा है, बुद्ध काल में इस नगर का नाम पाटली ग्राम था। यानी जिस समय बुद्ध भगवान पटना आए थे उस समय वहां पटना का नाम पाटली ग्राम था। यहाँ बुद्ध भगवान कई बार आए थे। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह महानगर बनेगा। उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी कर दिया था पटना का कि ये जो नगर है, ये जो गांव है पाटली ग्राम, ये एक दिन भविष्य में महानगर बनेगा। बन भी गया, लेकिन उन्होंने बताया था कि लेकिन कलह, कलह का मतलब अशांति। तो अभी देखते हैं पटना का जनसंख्या कितना है, ये बताया आपको कि तकरीबन 20 लाख है। तो बहुत ज्यादा वहां पर जनसंख्या होने की वजह से पूरा अशांति है, एकदम कलह है। और उसके बाद अग्निदाह, अग्नि मतलब आग का, और जल प्लवन मतलब होता है बाढ़ पानी का, हमेशा डर रहेगा। तो है ही पटना, पटना में ये तीनों समस्या है, एक तो कलह भी है, दूसरा आग का भी डर है, और बाढ़ पानी का भी डर रहता है। तो बुद्ध भगवान, एग्जाम में प्रश्न आता है बुद्ध भगवान ने पाटली ग्राम के विषय में क्या कहा था। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बुद्ध भगवान जिस समय पटना आए थे उस समय इसका नाम पाटली ग्राम था। उन्होंने पटना के संबंध में भविष्यवाणी यह किया था कि यह आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन 3 चीज का हमेशा भय रहेगा। पहला कलह का, दूसरा अग्निदाह मतलब आग का, और तीसरा बाढ़ पानी का। उसके बाद पटना के नामकरण के विषय में भी आपके अध्याय में दिया हुआ है कि पटना का नामकरण, जैसे पटना का नाम पुष्पपुर है, पटना का नाम कुसुमपुर है, पटना का प्राचीन नाम जैसे आप पाटलिपुत्र जानते हैं। ये जो पुष्पपुर है ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जब पढ़िएगा तो उसके अंदर पटना का नाम पुष्पपुर मिलता है, और पुराणों का अध्ययन करिएगा तो उसके अंदर पटना का नाम कुसुमपुर मिलता है। तो पुष्पपुर और कुसुमपुर ये दोनों पटना का ही नाम है। और इसके अलावा ये तो पहला बात हो गया। दूसरा है पटना के नामकरण के संबंध में कि पाटलिपुत्र शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ये पाटल पुष्प से हुआ है। पाटल पुष्प मतलब होता है गुलाब का फूल, और उसकी जो पुत्तलिका है, यानी पाटल पुष्प की पुत्तलिका। पाटल पुष्प का मतलब गुलाब का फूल, और पुत्तलिका का मतलब होता है पंखुड़ियां। तो गुलाब फूल की जो पंखुड़ियां है उसी से लेकर के इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा है, ऐसा भी माना जाता है। और तीसरा बात यह है कि मध्यकाल में आकर के इसका नाम पटना पड़ा, और इस पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तन से हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि मध्यकाल में जो है इसका नाम पटना पड़ा, और पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तन से हुआ है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिख भी लीजिएगा, है ना, कॉपी में। तो हम लोग 7 नंबर तक पढ़ लिए। अब 8 नंबर में इसी अध्याय में है कौमुदी महोत्सव के बारे में भी लिए, है ना। तो एग्जाम में पूछता है कि ये कौमुदी महोत्सव, इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा कि सबसे पहले तो ये कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो है ना ये शरद ऋतु में
मतलब जो ठंडी का मौसम होता है शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में ये मनाया जाता था। और ये गुप्त वंश के शासन काल में, है ना, जैसे मुगल वंश, मौर्य वंश, वैसे गुप्त वंश का जब शासन था तो उसी समय जो है कि ये कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। और अभी अच्छा, इस महोत्सव में ना उस समय बहुत भीड़ हुआ करता था और बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल जो है ना वैसा भीड़ दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कि कमोदी महोत्सव जो है कौन से वंश के शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। कौन से ऋतु में, तो शरद ऋतु में। और वैसा भीड़ और वैसा समारोह धूमधाम, वैसा उस धूमधाम से कौमुदी महोत्सव की तरह अभी कौन सा समारोह मनाया जाता है, तो पर्व मनाया जाता है, तो वो आपका दुर्गा पूजा है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसके अलावा पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव क्या है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। और इस कौमुदी महोत्सव को जितना उस समय धूमधाम से मनाया जाता था, जितना इस पर्व में भीड़ जुटता था, और उतना जो है कि आजकल दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है। तो कौमुदी महोत्सव भी समझ आ गया होगा। अब है प्राचीन पटना। अच्छा, एक प्रश्न आएगा कि सिख धर्म के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सिख धर्म में जो है ना टोटल 10 गुरु हुए। पहला गुरु को तो आपको पता होगा, गुरु नानक जी है, जो सिख धर्म के समझिए कि एक तरह संस्थापक है। और 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह हुए। तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो पटना के अंदर हुआ, है ना, प्राचीन पटना में, पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर जन्म हुआ। तो इसलिए जो है पटना जो है वो सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस्लाम धर्म के अंदर मुसलमानों का मस्जिद होता है, हिंदुओं का मंदिर होता है, ईसाइयों का चर्च होता है, तो उसी प्रकार से जो सिख धर्म होता है, तो इसका जो धार्मिक स्थल है तो वो गुरुद्वारा होता है। तो पटना के अंदर जहाँ पटना के अंदर ही सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और वहां पर जो है एक भव्य गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। और जो है कि यह जो है एक तरह से दर्शनीय स्थल भी है ना, ये पटना का गुरुद्वारा। तो आप ये याद रखिए। इसके अलावा है एक प्रश्न ये भी आता है कि पटना के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, नाम लिखे। तो जो आपका संस्कृत के अध्याय में जो स्थल का नाम लिखा था, मैंने वही यहाँ पर लिख दिया। तो पटना का दर्शनीय स्थल का बात करेगा तो जैसे वहां पर उत्कृष्ट संग्रहालय, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। दूसरा है कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तीसरा सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, जैविक उद्यान। ये आप लिस्ट याद रख लीजिएगा। तो ये सब जो है पटना का दर्शनीय स्थल है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बताइए गोलघर कहाँ पर है, तो ये गोलघर जो है पटना के अंदर है। तो सिंपल प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि पटना के किन्हीं 4 दर्शनीय स्थल के नाम लिखे, या पटना के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे। तो आप लिख दीजिएगा पटना के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है, इसको नंबर दे करके, है ना, रोमन में 1 2 3 करके लिख दीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इस चैप्टर में कुछ जैसे मगध के बारे में आया, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक के बारे में आया। तो अध्याय के आसपास जो क्वेश्चन बन सकता है, या जो पिछले, है ना, सालों में कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के 2-4 पॉइंट यहाँ लिखे हैं। मगध की राजधानी पहले राजगिरी मतलब राजगीर था, बाद में पटना। और मगध का शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे बात आया, अशोक का बात आया, ये दोनों जो है मगध के ही शासक थे। और कुल महाजनपद कितना है अगर पूछेगा, तो कुल महाजनपदों की संख्या 16 था। उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, और मगध के ही राजा थे चंद्रगुप्त और अशोक। मगध की पहले राजधानी राजगीर, बाद में इसकी राजधानी पटना है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ। आप इस वीडियो को, है ना, ठीक से सुन लीजिएगा। और ये सब कुछ मैंने जो चैप्टर के अंदर था पढ़ा दिया। अब जो है कि इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मैं इसके अगले वाले वीडियो में दे दूंगा।